हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस का 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आज हम इसके आंसर राइटिंग देखेंगे। तो जिसमें प्रश्न है, हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो जो हॉब्स थे तो उन्होंने अपने समाज के प्रति क्या क्या राय दिए हैं, वो क्या सोचते हैं समाज के ऊपर, हमें इसी के बारे में जानना है और इसी के ऊपर हमें अपने प्रश्न को पूरा करना है। ठीक है, हॉब्स का मानना था जब पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ तो उस वक्त हम पे कोई सरकार नहीं थी, कोई संगठन नहीं था। उस वक्त हमारा सिर्फ मेन मकसद था जीवन यापन करने का। ठीक है, जब हम प्रारंभ में जब इस पृथ्वी पर मनुष्य का आरंभ हुआ या जन्म हुआ, ठीक है, धीरे धीरे हमने एक संगठन बनाया, एक राज्य बनाया, एक समाज बनाया। तो अपनी शक्तियाँ, हमारा सुरक्षा कौन करेगा, हमारे अधिकारों का हनन होगा तो वो उसकी कौन देखभाल करेगा, तो हमने एक सरकार बनाई। ठीक है, तो जो हमने सरकार बनाई तो उसको शक्तियाँ दी, जो हमने उसे शक्तियाँ दी हैं वो हमारे अधिकारों का संरक्षण के लिए शक्तियाँ दी हैं। ठीक है, तो ये आपसी सहमति के कारण हुआ है, जिसे हम सामाजिक अनुबंध कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम उत्तर देखते हैं। थॉमस हॉब्स 1588 से 1679 एक प्रमुख अंग्रेज दार्शनिक थे जिसका सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत राजनीतिक और समाजशास्त्र के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। थॉप्स ने अपनी पुस्तक लीवाइथन 1651 में इस सिद्धांत पर विस्तार से वर्णन किया है, जिनके अनुसार राज्य और समाज का निर्माण लोगों के एक समझौते का परिणाम स्वरूप होता है, इस जिससे सामाजिक अनुबंध कहा जाता है। आइए इस सिद्धांत के प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से समझते हैं। तो सामाजिक अनुबंध का मतलब है आपसी सहमति से जो हम एक राज्य का या समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं प्राकृतिक अव्यवस्था। हॉब्स ने समाज की शुरुआत को एक प्राकृतिक अव्यवस्था के रूप में देखा है। इस व्यवस्था में लोगों के बीच कोई संगठन, कानून या सरकार नहीं होता। इस व्यवस्था में हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है और अपने हितों को पूर्ति करने के लिए कार्य करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारा पृथ्वी पे आगमन हुआ था तो हमारे पास ना कोई सरकार थी, ना कोई संगठन थी, हम स्वतंत्र थे, हम अपना जीवन यापन कर रहे थे बस। प्राकृतिक अव्यवस्था में लोगों के पास सीमित संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक ने सीमित संसाधन कर रखे हैं, उसके लिए लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या प्रतिस्पर्धा कि ये साधन हम ही यूज़ करेंगे या हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसलिए। ठीक है, जिसमें सभी के खिलाफ सभी का युद्ध होता है। ठीक है, हॉब्स के अनुसार इस स्थिति में जीवन नीरस, क्रूर और अकाल्पनिक होता है, क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं होती। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के लिए लड़ने लगते हैं तो फिर हमारी रक्षा कौन करता है, उसमें हम क्रूर हो जाते हैं, अहिंसक हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम सामने वाले को बहुत कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर आता है दूसरा, मानव स्वभाव और भय। हॉब्स का मानना था कि मनुष्य संभवतः स्वार्थी और अहंकारी होता है। इसमें सुरक्षा, सम्मान और संपत्ति की लालसा होती है, और इसमें लालसा के कारण वे अक्सर लोगों के प्रति अहिंसक हो जाता है। ठीक है, उनके अनुसार हर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, इसलिए स्वाभाविक भय और असुरक्षा के कारण लोग एक अनुबंध मानने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है,
तो जो लोग अहिंसा करते हैं पैसा कमाने के चक्कर में या सम्मान कमाने के चक्कर में, तो समाज में फिर एक अनुबंध हो गया, एक आपसी सहमति हो गई कि अगर हमारे बीच में वाद विवाद होगा तो कोई सुलझाएगा, ठीक है। जिससे असुरक्षा थी कि हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। और सुरक्षा के लिए अब हमारे अधिकारों के लिए अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम किसी के प्रति अहिंसक कर रहे हैं तो हमें रोका जाएगा। फिर तीसरा है सामाजिक अनुबंध का निर्माण। हॉब्स के अनुसार समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों ने एक अनुबंध किया जिसमें उन्होंने अपनी कुछ स्वतंत्रता त्याग दी और राज्य या शासकों को सौंप दी, ठीक है। इस अनुबंध के माध्यम से लोग एक शासक या राज्य की स्थापना करते हैं जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस अनुबंध में हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को नियंत्रण करने का वादा करता है और राज्य की शांति को स्वीकार करता है, ठीक है। जो भी लोग हैं आपसी सहमति से जो सरकार बनता है, जो सरकार हमें कहती है, जो हमारे लिए काम करती है, हम उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। लोगों ने सहमति से एक ऐसी संस्था की स्थापना की जो उन पर कानून लागू करती है और उनकी रक्षा करती है। हमारा संविधान जो बना हुआ है वो हमारे कानूनों की रक्षा के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट देखते हैं, संप्रभुता और राज्य की भूमिका। हॉब्स का मानना था कि अनुबंध के बाद राज्य या शासक सर्वोच्च होता है, वह जनता का संप्रभुता रखता है और उनके आदेशों का पालन करना जनता का कर्तव्य होता है, ठीक है। जो हॉब्स मानते थे अगर हमने किसी को अधिकार दे दिए या हमने कोई सरकार बना दी या कोई राजा बना दिया तो उसका प्रभुत्व रहेगा जनता के ऊपर, मतलब जो सरकार या राजा कहेगी वही जनता करेगी। तो ये निरंकुश सरकार टाइप हो गया जिसके ऊपर आलोचना भी की गई है। राज्य की भूमिका यह सुनिश्चित करता है कि समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय बनी रहे। संप्रभुता का पालन करना जनता का कर्तव्य माना जाता है और अनुबंध की शांति टूटने पर राज्य को कठोर कदम उठाने का अधिकार होता है। हॉब्स का मानना था कि संप्रभुता अपरिहार्य होना चाहिए, यानी शासक की सत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। मतलब एक जो राजा रहेगा या सरकार रहेगी उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, वो जो करना चाहे वो कर सकती है। ये एक निरंकुश शासन को डिफाइन कर रहे हैं हॉब्स, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, समाज की सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीयकरण। हॉब्स के अनुसार राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण आवश्यक है ताकि वह प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभा सके। जब एक ही सत्ता शक्ति को नियंत्रण करती है तो समाज में नियमों का सही प्रकार से पालन होता है। इनका मानना है कि अगर शक्ति एक ही के हाथ में रहेगी, केंद्रित रहेगी, तो वह सही से काम कर पाएगा। केंद्रित सत्ता में समाज के लोग अनुशासित रहते हैं और हिंसा से बचते हैं। शासक राज्य में शांति का विकेंद्रीकरण होने पर समाज में असुरक्षा बढ़ने का खतरा होता है। अब देखते हैं छठा पॉइंट, हॉब्स का निरंकुश शासन का समर्थन। हॉब्स का मानना था कि राजाओं को निरंकुश होना चाहिए। उनके अनुसार केवल एक शक्तिशाली राजा ही समाज में शांति और अव्यवस्था बनाए रख सकता है। शांति और व्यवस्था बनाए रख सकता है। उन्हें इस बात का
डर था कि अगर शासन कमज़ोर होता है या उसमें विभाजन होता है तो समाज में पूर्ण अराजकता फैल जाती है। मतलब हॉब्स का मानना था कि अगर शासक शक्तिशाली होगा तो समाज में शांति होगी, ठीक है, कोई विभाजन, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होगा। पर अगर शासक कमज़ोर होगा तो समाज में लड़ाई, झगड़ा, अहिंसकता फैलेगी, जिससे समाज का या एक राज्य का विभाजन भी हो सकता है। फिर इनकी आलोचना भी की जाती है। हालांकि हॉब्स का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत महत्वपूर्ण माना गया है, फिर भी इनके कुछ आलोचक भी रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो इन्होंने समाज के प्रति राय दी हैं, इनके प्रति आलोचना भी की गई है, क्योंकि ये एक तरफा निरंकुश शासन को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो कहेगा राजा कहेगा, राज्य कहेगा, जो सरकार हमने बना दी वो हमारे वही रहेंगे, उन पे कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, ठीक है। यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को सीमित करते हैं, क्योंकि अनुबंध के बाद लोगों की स्वतंत्रता राज्य पर निर्भर करती है। इन सिद्धांतों का निरंकुश शासन की ओर भी विवादास्पद है, क्योंकि यह राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है, ठीक है। जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने भी सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने हॉब्स के निरंकुश शासन के विचारों का विरोध किया है और एक अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुझाव दिया है। मतलब जो हॉब्स ने अपने विचार दिए हैं सामाजिक अनुबंध में शासक के ऊपर या राज्य के ऊपर, तो उनका आलोचना किया है जॉन लॉक और रूसो ने, ठीक है। उनका मानना है कि ये निरंकुश शासन के प्रति बढ़ावा दे रहे हैं, पर जो रूसो जॉन लॉक थे उन लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुझाव दिया है। फिर आते हैं निष्कर्ष पे। हॉब्स का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत उस समय के लिए बेहतर महत्वपूर्ण था। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि समाज की स्थापना लोगों की सुरक्षा और शांति की आवश्यकता से हुई है। हॉब्स ने दिखाया कि एक शक्तिशाली राजा या शासक कैसे समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रख सकता है। उनकी सोच ने राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव डाला है, ठीक है। तो यही होता है हमारे प्रश्न खत्म, ठीक है। तो जो हॉब्स थे उन्होंने एक तरह से निरंकुश शासन को बढ़ावा दिया है, ठीक है। शासन को इतनी शक्ति दे दिया कि लोग जनता के पास कोई शक्ति है ही नहीं, ठीक है। तो ये है हॉब्स के सिद्धांत, विचार, फिर उनकी आलोचना की गई, ठीक है। तो यही हमारा होता है उत्तर कंप्लीट। सो थैंक यू।